हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर यहाँ पर इमेज दिखाया हुआ है कैपेसिटर का। ये दो तरह के यहाँ दिखाए हुए हैं, एक सिलेंडर के फॉर्म में है और एक चपटा है, पेपर के जैसा दिखता है। ये सारे जो दिख रहे हैं, तो इस तरह से दो दिखाए होते हैं, और भी वेराइटी के हो सकते हैं। तो ये कैपेसिटर पहले है क्या? ये कंडेंसर है, इसको कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। पहले इसे कंडेंसर ही कहते थे, अब इसे यूजुअली कैपेसिटर कहते हैं। आपने फैन में से देखा होगा इस तरह का, और जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, इवन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ऑलमोस्ट सभी में कैपेसिटर का यूज होता है। ये है क्या कैपेसिटर? ये कुछ नहीं है, दो कंडक्टर है जिसको पास पास रख दिया गया है। इसका एरिया मान लेते हैं, ये प्राइम जो है, सो ये डी जो है सो बहुत छोटा होना चाहिए इसका साइज से, और ये कंडक्टर है। बस यही है कैपेसिटर है। ये भी कंडक्टर है, दो कंडक्टर को आप पास पास रख दीजिए, वो कैपेसिटर हो गया। यदि इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, कम नहीं रहा, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये कैपेसिटर का वैल्यू बहुत कम होगा, मैंने उसका जो काम है, फंक्शन है, वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यूजुअली हम इस तरह से इरेगुलर शेप का नहीं रखते, हम रेगुलर शेप का रखते हैं। तो ये है कैपेसिटर। अब आगे बात आता है कि इसका जो कैपेसिटेंस है, इसका जो कैपेसिटी है, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, इसका प्रॉपर्टी। जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, यह है रेजिस्टर, इसका जो प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंस। वैसे इसका जो प्रॉपर्टी है वो है कैपेसिटेंस। उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, जो यहाँ पर टाइटल में लिखा है। देखिए, इस पर यदि मेरे पास दो कंडक्टर है, इस पर यदि हम चार्ज देते हैं, ठीक है, इस पर हमने कोई चार्ज दिया, एक में प्लस एक में माइनस चार्ज देंगे। देने का जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा यदि आपने इसे कनेक्ट किया बैटरी से। तो इस पर जो चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज हो, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, V प्लस और V माइनस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। क्यों? ये तो कॉमन सेंस है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, लेकिन कॉमन सेंस भी है कि यहाँ पर जैसे मान लें हमारे पास कोई याद कीजिए स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर पर कोई चार्ज हमने रखा है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर है इस पॉइंट पर, या फिर इसके सरफेस पर बोलिए जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कितना होता है? सम कांस्टेंट Q बाय R, राइट। तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी जो है सो प्रोपोर्शनल है Q की। वही जब डिफरेंस का बात करते हैं, यहाँ पर V का मतलब है एक यूनिट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ज़्यादा हो जाएगा, हमें वर्क डन करना, यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये उसके जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हमने एक सेल या स्फीयर को दिखाया, सेल है या स्फीयर है, या पॉइंट चार्ज के बारे में भी बात कर सकते हैं, ये पॉइंट चार्ज है, तो उस केस में भी V जो है सो Q बाय R होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही मिलता है, राइट। तो ये V जो है सो प्रोपोर्शनल है Q की, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम 1/c कहते हैं। ये 1/c में जो C है, यही है कैपेसिटेंस। इसमें इसका सिंबल कैसे, इसको कैसे दिखाते कैसे हैं सर्किट में, इसको कैसे दिखाते हैं? वो सिंबल जैसे रेजिस्टेंस को इस तरह से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं, ये दो ठो है, इस तरह से हम दिखाते हैं, दो ठो लाइन बराबर लाइन होना चाहिए, वो दिखाते हैं। लेकिन
बैटरी को भी दिखाते हैं कुछ इस तरह से, एक बड़ा एक छोटा, और इसके साथ कंफ्यूजन होने लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको ऐसा ना दिखाकर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, एक को टेढ़ा कर दिया। तो कुछ इसको दिखाना इस तरह से पसंद करते हैं, कुछ इस तरह से पसंद करते हैं। और इसमें दो ठो टर्मिनल है, एक को कहते हैं जिसमें प्लस चार्ज रहता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ये प्लस चार्ज वाला है, ये माइनस चार्ज वाला है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, टर्मिनल नहीं। दो प्लेट है, इसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और इसको कहते हैं नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके दो प्लेट हैं और दोनों एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होता है और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होता है। नेट चार्ज 0 हो गया है। लेकिन जब कभी हम कहते हैं कि चार्ज कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है, तो वो चार्ज का मतलब होता है हम पॉजिटिव जो प्लेट है उस पर जो चार्ज है उसकी बात करते हैं। अदरवाइज नेट चार्ज तो 0 है। लेकिन ये सारे टर्मिनोलॉजी है जो यूज करते हैं कि इस पर एक प्लेट पर जो चार्ज है वही चार्ज यूजुअली करते हैं कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वही चार्ज हम करते हैं। और पोटेंशियल, इसका जो वोल्टेज कहते हैं कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो डिफरेंस होता है, इसका और इसका डिफरेंस होता है। इसको मेजर किस में करते हैं? इसको मेजर करते हैं फैराड में। यूनिट इसका है फैराड। फैराड के रेस्पेक्ट में इसका यूनिट जो है सो फैराड, FARAD, फैराड। और सिंबल में लिखना हो तो कैपिटल F। ये तो पहले ही हम बता चुके हैं कि कोई भी यूनिट जो होता है यदि हम पूरा लिखें तो कैपिटल नहीं लिखेंगे, कैपिटल फैराड बोलेंगे तो नाम हो जाएगा, किसी आदमी का नाम है फैराड। लेकिन यदि सिंबल में लिखना हो केवल एक लेटर या एक से दो लेटर तो पहले वाला लेटर जो है कैपिटल लिखेंगे और पूरा लिखेंगे तो छोटा लिखेंगे। ये फैराड है, ये बहुत बड़ा यूनिट है। एक फैराड जैसे एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, वैसे एक फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट है। यूजुअली जो आप कैपेसिटर मिलेंगे वो मिलेंगे माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड, इस तरह मिलेंगे। पिको मतलब 10⁻⁻⁶, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, पिको का मतलब हुआ 10⁻⁻12 और नैनो का मतलब हुआ 10⁻⁹। तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। चार्ज देखिए इसमें स्टोर है, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, कुछ देर के बाद में पूरा चार्ज हो जाएगा। अब बैटरी हटा दीजिए, वो चार्ज इस पर पड़ा रहेगा, स्टोर करके रखता है। तो बैटरी की तरह काम कर सकता है। एक कैपेसिटर जो है सो बैटरी की तरह काम कर सकता है, राइट? हाँ, वो कर सकता है बैटरी की तरह काम। आगे देखते हैं कि ये जो है कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो फंक्शन है C, वो जो है सो फंक्शन है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री मतलब वो किस तरह से है। जैसे ये जो दोनों प्लेट है उसका शेप, साइज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उन सारे चीजों पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ प्लेट्स प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो अब हम इसको कैपेसिटेंस निकालने चले। हम निकालते हैं इसका कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे कि अभी बताया कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर। तो डिफरेंट तरह के ज्योमेट्री जो हैं तो डिफरेंट तरह के कैपेसिटर बनेंगे। ठीक, यूजुअली जो कैपेसिटर यूज होता है, आपने देखा इस पिक्चर में दो तरह के आपको नजर आए। एक इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, दो प्लेट्स जो है पैरेलल एक दूसरे के करीब में रख देते हैं और उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, जो इस तरह से दिख रहे हैं, ये सारे दिख रहे हैं। और दूसरा है सिलेंडर के फॉर्म में। सिलेंडर के फॉर्म में रह सकते हैं। कभी कभी ये सिलेंडर क्या होता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होते हैं, उसको मोड़ के सिलेंडर बना दिया जाता है। जैसे कि एक बहुत लंबा इस तरह से
ये जो है सो एक प्लेट है, इसके ऊपर में कुछ मटेरियल डाले और दूसरा प्लेट ऊपर से फिर इसके ऊपर दे दिए। अभी बड़ा सा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन इसको यूज कैसे करें, तो इसको क्या करते हैं, रब करके इसको सिलेंडर जैसा बना देते हैं, इसको रोल कर देते हैं बहुत सारा और ये सिलेंडर जैसे दिखने लगा। लेकिन वह उसको छोड़ के भी यदि सिलेंडर जैसा इसको बनाया जा सकता है कि एक कंप्लीटली सिलेंडर ले लिए, एक सिलेंडर ऐसा हुआ, इधर छोटा सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर है और उसके बीच में या तो हवा रखिए या कुछ मटेरियल डालते हैं जो कि कंडक्टर नहीं है। तो ये कैपेसिटर जो है सो यूजुअली 3 तरह के यूज करते हैं। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक है सिलिंड्रिकल और एक है स्फेरिकल। स्फीयर भी बना सकते हैं, गोला बना देंगे और दूसरा गोला इधर है, इसके बीच में मटेरियल रख देंगे तो ये जो है सो काम करेगा कैपेसिटर की तरह, स्फेरिकल। लेकिन ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि गोल गोल चीज़ें कहीं भी यूज करने में झमेला लगता है। सबसे बढ़िया होता है कि जो कम जगह लेता है, पोर्टेबल होना चाहिए, ये है। और यदि इसमें उतना ज़्यादा यदि हम कैपेसिटेंस नहीं ला पाते हैं तो इस तरह का सिलेंडर वाला यूज करते हैं। तो अब तीनों ही केसेस में जो है हम पैरेलल इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं, उसके बाद में दूसरा देखेंगे सिलेंडर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि 2 प्लेट होते हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस पर प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया, अपने आप इस पर चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा। क्यों चार्ज माइनस क्यू क्यों होगा? क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पर चार्ज क्यू दिया है तो मान लीजिए इसका एरिया ए है, तो सिग्मा जो है वो कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगा चार्ज बाय ए, राइट। तो इसका सिग्मा मुझे पता है, इसका भी सिग्मा हमें पता है। ये सिग्मा प्लस कहते हैं, ये सिग्मा माइनस कहते हैं, इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए होता है। तो दोनों का हमें, ये प्लस है और ये माइनस है। यहां पर यदि फील्ड निकालें तो दोनों की वजह से आएगा। ये क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, राइट। तो कंडक्टिंग प्लेट के वजह से किसी भी पॉइंट पर फील्ड कितना होता है, आपने इसको पिछले फील्ड चैप्टर में हम इसको बताए थे, ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और यदि नॉन कंडक्टिंग रहता है तो ये कंडक्टिंग है, यदि नॉन कंडक्टिंग रहता तो ये आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। जस्ट ये एक सरफेस होना चाहिए, मतलब कि ये चार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब दोनों साइड नहीं होना चाहिए, जस्ट ये चार्ज शीट है, चार्ज शीट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग में डबल हो जाता है। ये डबल इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इसको फील्ड 0 करना है। तो एनीवे यहां पर जो है सो कंडक्टर है लेकिन चार्ज एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, राइट। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरीके से हो सकते हैं यहां पर फील्ड 0 करने के लिए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि इधर हमने जो भी चार्ज दिया वही चार्ज इधर भी आ गया, और इस फील्ड यहां पर फील्ड देखिए, एक तरफ जो चार्ज है ये सरफेस चार्ज, उसकी वजह से फील्ड राइट साइड में और इसके वजह से फील्ड लेफ्ट साइड में। वैल्यू दोनों का सेम क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पर। और इसके बाद में नेट फील्ड यहाँ पर 0 आ गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर जो हमने चार्ज दिया इस साइड में चार्ज नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर यदि दूसरा प्लेट रखा हुआ है तो जितना प्लस चार्ज है यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों की वजह से फील्ड यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले प्लेट की वजह से जो फील्ड है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम 2 लिख रहे हैं क्योंकि एक ही सरफेस है यहाँ पर और इसका डायरेक्शन आगे,
इस प्लेट की वजह से पीछे है, यहाँ पर फिर फील्ड लगेगा सेम वैल्यू, क्योंकि डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पर, लेकिन अब क्या आएगा जो वो माइनस में आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो निगेटिव और दोनों मिला के 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो भी चार्ज हम देंगे उतना ही चार्ज अमाउंट का चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा, सो दैट यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या हो 0। इलेक्ट्रिक कंडक्टर है ना, कंडक्टर के बीच में फील्ड 0 होना है। तो अब इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें Q, हमने देखा कि Q इक्वल टू CV होता है, हमने चार्ज दे दिया है। अब यदि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी वो निकाल लें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। चार्ज मैंने Q दिया है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, तो वो निकालने के पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना E डॉट डी आर। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, A टू B तो BA B टू A, B से A तक जाना है तो जो डिफरेंस होगा A और B के बीच में वो ये फॉर्मूला है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम गॉस लॉ लगा के निकाल ही रहे हैं, राइट। और गॉस लॉ लगाने की भी जरूरत, ये तो गॉस लॉ से ही आता है ना, ये जो आता है कहाँ से आता है, गॉस लॉ लगा से आता है। यहाँ पर जो है सो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि कितना फील्ड है इस पॉइंट Q पर P, इसको बोले हैं, इसको कुछ और नाम देते हैं, A पर, ये नहीं देंगे, D भी नहीं देना चाहते, C भी नहीं देना चाहते, इसका कुछ भी नाम देते हैं, M पर देते हैं, इस पॉइंट का नाम M है। M पॉइंट पर जो है सो फील्ड कितना लग रहा है इसके बीच में, तो ये M पॉइंट पर फील्ड कितना लग रहा है। अब ये देखिए जो फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं वो है इनफाइनाइट शीट के लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले ही बहुत बता दिया कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और यदि हम बीच का बात करें, इधर हर जगह का बात करें तो फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सेम है, यही है। किनारे यदि हम जाएंगे, ये जो प्लेट है इसके किनारे चारों तरफ यदि हम जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उतना भी इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर फील्ड जो है इसकी वजह से कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इसके वजह से फील्ड कितना आया, उसका डायरेक्शन किधर है, पहला की वजह से इधर और ये दूसरा की वजह से भी एग्जैक्टली इधर, ये निगेटिव है तो फील्ड अपनी ओर खींचेगा, ये अपने से दूर भेजेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो दूसरा की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन इसका किधर है +2 +2 -3, वैल्यू कितना आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन, राइट। अब सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज बाय उसका एरिया है, चार्ज बाय उसका एरिया है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है यहाँ पर, और ये कांस्टेंट है, ये R पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो जो फार्मूला में आपसे लगाएंगे भी, इसके बीच में जो है भी +2 जिसको हम भी बोलते हैं, पोटेंशियल एट प्लस पॉजिटिव टर्म प्लेट माइनस पोटेंशियल एट नेगेटिव प्लेट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं V = ED हो जाएगा, E कांस्टेंट है और dr जो है 50, सो dr मेरा डिस्टेंस को इंटीग्रेट करेंगे तो d आएगा उसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस d है। आप चाहो तो इसे एक बार इंटीग्रेशन में लिख सकते हो और उसके बाद वहां पर देख सकते हो, -E.dr, तो E dr हो गया, r जाएगा -2 प्लस, तो -E r प्लस -r माइनस, इसको E लिख सकते हैं r -2 r प्लस, मतलब पहले यहाँ का वैल्यू लिखते हैं उसके बाद माइनस यहाँ का वैल्यू करते हैं, तो ये आ गया हमारा ED, जो डिस्टेंस है ये D है। तो ये सिंपली ये है कि V जो है ED आ गया हमें, और V का वैल्यू हमें E का वैल्यू पता है, राइट, ये देखिए E जो है वो वैल्यू पता है, तो V हमें पता हो गया, E जो है सो Q बाय यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A आया था और D का वैल्यू D आ गया, तो C का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, जो डेफिनेशन है इसका Q प्रोपोर्शनल टू C से वो आ गया Q बाय V,
क्यू का वैल्यू क्यू है और भी का वैल्यू यहाँ पर निकाले क्यू डी टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए। एक क्यू कट गया और सी आ गया एप्सिलॉन 0 ए बाई टी। ये है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो एक बार फिर यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पर जो से फील्ड निकालते हैं, और फील्ड हमें पता है ये प्लेट है, इनफाइनाइट चार्ज शीट की तरह इसको ट्रीट करेंगे और यहाँ पे फील्ड जो है सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकाल लेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके वजह से भी उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगा। अपोजिट नहीं, दोनों का सेम हो जाएगा। प्लस है तो ये दूर जा रहा है, ये माइनस अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर दिए। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी होता है। यहाँ पर सिंपली हम लिख दिया ये डी। और तब जो चार्ज है यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है उसको इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं। शुरू में बताया कि जो इसमें वोल्टेज है वो कैपेसिटर के प्रोपोर्शनल होता है और Q इक्वल टू सी भी है यहाँ पर। तो Q का वैल्यू यहाँ Q है और V का वैल्यू अभी भी निकालें, उसको रख दिया तो ये कैपेसिटेंस निकल गई। अब ये देखिए किस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस ये कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो ये कांस्टेंट है। दूसरा ए क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट। तो उस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा इसका कैपेसिटेंस होगा। और डी ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये जितना छोटा होगा वो उसका उतना ही बड़ा होगा। तो छोटा यूजुअली हम इसको डी को जो है सो बहुत छोटा लेते हैं, मिलीमीटर के रेंज में लेते हैं। और ये एरिया जो है सो आप सोचिए कितना बड़ा ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने बताया था कि कभी कभी क्या करते हैं, ये प्लेट को ले लेते हैं ऐसे और उसके बाद में इसको रोल कर देते हैं ताकि एरिया बहुत बड़ा हो जाए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो बहुत कम रहता है। तो सी जो है सो प्रोपोर्शनल ए के है और प्रोपोर्शनल 1/d के है। तो यूजुअली 1 नैनोमीटर मिलीमीटर के रेंज में रहता है। लेकिन हम यदि बहुत बड़ा यदि कैपेसिटर चाहें तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, उसको नैनो कैपेसिटर कहते हैं, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए नैनो कैपेसिटर में क्या होगा, ये डी का वैल्यू जो है सो नैनोमीटर के रेंज में रहेगा। यूजुअली ये किस रेंज में रहता है, मिलीमीटर रेंज में रहता है। तो नैनोमीटर में कि 10⁻6 टाइम स्मॉलर, हम उसके बीच का डिस्टेंस रखेंगे 10⁻6 टाइम स्मॉलर। तो ये कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय 10⁻6 टाइम्स। ये नीचे में आया 10⁻6 टाइम स्मॉलर है नीचे में, तो ऊपर जाके बड़ा हो जाएगा, विल इंक्रीज बाय 10⁻6 टाइम्स। ह्यूज, ये नैनो कैपेसिटर जो है ह्यूज है। और एक तो ये नैनो कैपेसिटर में ये है कि इसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हम एरिया वहाँ नहीं दे सकते बहुत ज़्यादा, राइट। एरिया उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, केवल ये नहीं देखिए कि हाँ जितना बड़ा एरिया दिए हैं उतना एरिया वहाँ देंगे। जब नैनो कैपेसिटर बनेगा तो जो एरिया है वो भी स्मॉल ही रहेगा ना, नैनो साइज का है तो एरिया भी लगभग वैसे ही कुछ नैनो साइज का होगा। तो इस तरह से ये एक्चुअली 10⁻6 नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा फायदा ये है कि ये जो नैनो कैपेसिटर हैं इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो साइज बहुत छोटा होता है तो जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है किसी भी जगह पैक करने का है वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेटेड चिप्स हम करते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर उसमें पैक कर देते हैं क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से ये जो है सो एक अच्छा बैटरी बन सकता है, बैटरी के जैसे काम करता है, यूज हो सकता है। वैसे कैपेसिटर क्या है, उसमें चार्ज कर दीजिए, एक बार फुली चार्ज हो गया तो उसमें चार्ज बचा हुआ है, बाद में जब जरूरत होगा आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। और यहाँ पर आ गया हमारा वो एप्सिलॉन 0 A/d, ये आ गया। अब चलते हैं दूसरा। तो देखिए इसे निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम चार्ज दे देते हैं Q
और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगा तो हमें वोल्टेज पता चल जाएगा, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो एक बार पता चल जाए तो चार्ज हमने दिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो सेकेंड जो है यहाँ पर हम चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या है कि हम दो स्फीयर्स लेते हैं। ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर्स है। अंदर का रेडियस जो है सो R1 कहते हैं और बाहर का रेडियस R2 कहते हैं। ये ठीक से बना नहीं। अब कुछ बेहतर है, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो है प्लस पॉजिटिव प्लेट अंदर वाले। आप बोलोगे अंदर से कैसे पॉजिटिव प्लेट कनेक्शन कैसे देंगे बैटरी से, उसके लिए निकाल कर रख देगा बाहर से। यहाँ से जो है एक वायर निकाल कर रख देगा, टर्मिनल बाहर में रहेगा दोनों, ये नहीं कि अंदर में अब इसको जाना पड़ेगा। और ये अपने आप जो है तो यहाँ प्लस आया तो ये अपने आप ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस इसलिए हो रहा है ताकि ये कंडक्टर है, इसके बीच में या इसके बीच में जो फील्ड है वो जीरो आ जाए। कंडक्टर के अंदर में फील्ड जीरो होता है, इसलिए माइनस आ रहा है, इतना इंड्यूस कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस। और वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे, इस पर चार्ज हमने दे दिया Q, तो ये माइनस Q चार्ज आया, और उसको हम इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, इसको A बोले, इसको B बोले। यहाँ V का मतलब है VA माइनस VB। ये VA माइनस VB निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम गॉस लॉ लगाते हैं। एक हम ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, यहाँ इसके बीच में एक गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस पे हम गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ क्या है? ये जो फ्लक्स है इससे होकर पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, सिमेट्रिक है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। उसको हम बाहर कर लेते हैं। ई और ds का डायरेक्शन, यहाँ पर ds जो देख रहे हैं वो इधर है डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही, तो दोनों सेम है। तो हम ई बाहर भी कर लिए। ये थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट भूल जाते हैं। ds q इन साइड में कितना चार्ज है? प्लस Q चार्ज दिए हुए बाय एप्सिलॉन ई। ये ds कितना है? सम ओवर ऑल एरिया है, ये पूरा का एरिया, ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया आ गया जो कि 4 पाई, डिस्टेंस कितना लिए थे, मान लेते हैं r लेते हैं डिस्टेंस, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे थे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट था, लेकिन इस केस में ये कांस्टेंट नहीं है। इस केस में ये डिपेंड करता है R पे। अभी बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह लग रहा है। तो अब हमें फील्ड निकालना है। भी निकालना है तो E डॉट dr, A से B तक जाना है, A से B नहीं, B से A तक जाना है, B से A तक जाना है, ताकि हमारा V इक्वल टू VA माइनस VB बने। वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर E और dr दोनों का डायरेक्शन जो है वो किधर जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, B से A की ओर जा रहे हैं तो dr का डायरेक्शन किधर है? dr का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन एक्जेक्टली ऑपोजिट हो गया। B टू A जा रहे हैं ना, तो ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो ये बन गया B टू A
EDR, जस्ट EDR। और E का वैल्यू दिया हुआ है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर DR। यहाँ पर माइनस साइन अब भी रहेगा, और रीजन ये है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं E और DR का जो साइन, DR क्या है, जैसे यहाँ से हमने माप मेजर करना शुरू किया, राइट, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया, इस पॉइंट पर हम आए, ये डिस्टेंस हुआ R, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो E हमने लिया, E ऑफ R डॉट DR लेना है। ये DR क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, R यदि हम यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हैं तो DR A हुआ, DR इधर यहाँ से यहाँ जहाँ से मेजर कर रहे हैं ये R हुआ, तो ये DR हुआ। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है, और DR का डायरेक्शन किधर है, वो भी इधर जा रहा है, DR इधर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ। इस केस में जो DR इधर है राइट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ यहाँ पर, तो इसलिए ये दोनों जस्ट हम EDR लिखेंगे, उसके बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 1 हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, B2A Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिए, माइनस भी है, 1 बाय R स्क्वायर DR। ये B का डिस्टेंस कितना है, B कौन सा है, B है बाहर वाला, ये है A पॉजिटिव चार्ज, B है नेगेटिव चार्ज वाला, बाहर वाला। तो इसका डिस्टेंस कैपिटल R2 लिखे हैं, यहाँ पर वही डिस्टेंस लिखते हैं कैपिटल R2, और अंदर वाला उसका डिस्टेंस है कैपिटल R1। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये कितना हो गया, -1 बाय R हो गया, R टू पावर -2, तो R टू पावर -1 इतना आ गया, और ये रह गया हमारा R2 R1। ये माइनस माइनस खत्म हो गए, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 1 बाय R1 -1 बाय R2। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, राइट, ये पॉजिटिव है या नहीं है। R1 जो है सो छोटा है R2 से, क्योंकि R1 अंदर वाला स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर है, तो वो छोटा है R1, तो ये जो कोशिएंट है इसका वो बड़ा हो गया इससे, तो इसका मतलब पॉजिटिव आया, तो सब सही है, ठीक। इसको भी हमें पता चल गया है, तो अब हमें क्या निकालना, फाइनली निकालना है Q, C यहाँ से निकल जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V, तो इधर से निकाल देते हैं, C इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V की जगह पे कितना लिखें, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में है ये वाला 1 बाय R1 -1 बाय R2, Q चला गया, और इस तरह से C आपको मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 -1 बाय R2। आप इसे ऐसे याद रखें, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ऐसे याद रखें। तो ये है कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब देखिए, यदि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं और एक स्फीयर बहुत दूर में है, मान लीजिए एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर बहुत बहुत दूर में है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है, R2 जो है वो इन्फिनिटी है, मतलब इफेक्टिवली हमारे पास एक ही स्फीयर है। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो स्फीयर है वो आइसोलेटेड स्फीयर है, वो देखिए एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, और उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जहाँ से भी देखना है आपको, ये R2 जो है सो इन्फिनिटी है, R2 इन्फिनिटी है, तो ये वाला टर्म गायब हो गया, 1 बाय R1 -1 बाय इन्फिनिटी, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो इस तरह से हमें कैपेसिटेंस मिला आइसोलेटेड स्फीयर का, जस्ट एक स्फीयर है, वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, R लिखिए, उसका रेडियस है, ये हमारे पास है R।
तो एक आइसोलेटेड स्फीयर भी एक कैपेसिटर की तरह काम करता है और उसका कैपेसिटेंस है, देख लीजिए इस तरीके से 4πε0r। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां से भी आप देख सकते हो कि इस पर जो चार्ज, जो पोटेंशियल होता है वो कितना आता है। सो Q इक्वल टू C भी मान लेते हैं, इस पर चार्ज Q है तो पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V है हमारा, और ये दूसरा जो चार्ज है उस पर जो है V माइनस था, जिसको हम 0 कह सकते हैं, इन्फिनिटी पर है, V प्लस है, इसी को V कहेंगे। तो ये कितना आ गया V, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V प्लस माइनस V माइनस, और इसको V प्लस माइनस V माइनस को हम 0 लिखते हैं, तो V प्लस आया। जो पोटेंशियल यहाँ पर है वो होता है Q बाई सी। Q बाई सी, सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर आया हुआ है 4πε0। आप एक स्फीयर के लिए भी याद कीजिए, पिछले चैप्टर में जो पोटेंशियल निकाले थे, स्फीयर के लिए भी पोटेंशियल आया था 1/4πε0 Q/r, यहाँ से भी वही आया। तो पहला स्पेशल केस ये था, यहाँ पर ये था स्पेशल केस। आइसोलेटेड स्फीयर। दूसरा स्पेशल केस क्या है, आइसोलेटेड स्फीयर। दूसरा यहां से हम ये देख सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिमिट जो है, सो ये दो जो हमारे पास स्फीयर है, दो स्फीयर है, ये है R1 और ये है R2। मान लीजिए ये दोनों बहुत बड़ा है, R1 और R2 बहुत बड़ा है, R1 भी बहुत बड़ा है और R2 भी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये पैरेलल दिख रहा है, आप सोच लीजिए बहुत बड़ा है तो ये दोनों पैरेलल दिखने लगे, ये दिख रहा है पैरेलल जैसा। यदि हमारा रेजोल्यूशन का सवाल होता है, यदि हम जहाँ पर जो भी हमारा इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा दो ठो पैरेलल है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इसे देना चाहिए। तो देखते हैं वो आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर कितना कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये फिक्स्ड है, ये दोनों बहुत बड़ा है लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, 4πε0 R1 R2 बाय ए फिक्स है, तो इसको D कहते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। और R1 R2 दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत बड़ा है तो दोनों सेम हो जाएगा, 4πε0। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो दोनों एक जैसा हो दिखेगा, R1 जो है सो R2 के बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक्जैक्टली नहीं। तो यहाँ पर दोनों को हम R लिखें तो ये हो जाएगा 4πr टाइम्स R, R स्क्वायर डी, और ये 4π और R स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, तो ये क्या आ गया, ये एरिया आ गया, स्फीयर का एरिया आ गया, ये आ गया कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वो भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर। आप चलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या है, दो सिलेंडर है, ये अंदर वाला सिलेंडर है और ये बाहर वाला सिलेंडर है। इसका एक्सिस है, इसको हम कहते हैं R1 और बाहर वाले को R2। ये है R2, इसको A और इसको B कहते हैं। इस पर प्लस Q चार्ज दे दिया, ये अपने आप इस पर माइनस Q चार्ज आ जाएगा। अब हमें फिर जो है सो फिर निकालना, इसका जो कैपेसिटेंस निकालना है, तो Q चार्ज हमने दे दिया है, केवल हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं।
एक हम कंसीडर करते हैं एक ये गॉसियन सरफेस जो कि सिलिंड्रिकल है। ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस और इस गॉसियन सरफेस पर हम गॉस लॉ लगाते हैं। E डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन। सिमेट्री की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो जो भी फ्लक्स देगा वो केवल कर्व्ड सरफेस देगा। ये जो प्लेन सरफेस दिख रहा है वो प्लेन सरफेस क्या है कि वहां पर फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री है इसके साथ, फील्ड इधर और इसका डायरेक्शन ऊपर। तो 90 डिग्री है तो वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फ्लक्स के लिए। फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा यही, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस का एरिया है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर जस्ट हम E डॉट डी एस या फिर डी एस ना लिखकर ये लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए वही सप्लाई कर रहे हैं डी एस। और इन अंदर में कितना चार्ज है, इसके अंदर में कितना चार्ज है वो देखना होगा। तो चार्ज डिपेंड करता है कैसे, ये जो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। देख लीजिए, यदि मान लीजिए इसका हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों लें, वॉल्यूम वेट, ये तो इसका चार्ज सारे तो सरफेस पर ही है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही लेना चाहिए हमें। तो ये मान लीजिए हैं इसका लेंथ हम L लिए हुए हैं, तो यहाँ पर चार्ज आप देख सकते हो अंदर में जो है वो सिंपली प्रोपोर्शनल टू L है। L डबल कर देंगे तो चार्ज डबल हो जाएगा, क्योंकि ये कर्व्ड एरिया डबल हो जाएगा। तो ये जो Q इनसाइड है इसको लिख सकते हैं कर्व्ड एरिया जो इनसाइड है, या फिर ऐसे नहीं है तो आप सोच लीजिए इसका सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर कितना चार्ज आया अंदर में आया 2 पाई r यहाँ तक इसका रेडियस है L, एक कर्व सरफेस हुआ टाइम सिग्मा, इतना चार्ज अंदर में आया बाय एप्सिलॉन। और सिग्मा हम लिख देंगे अब 2 पाई r बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स L, और सिग्मा कितना है Q बाय ये पूरा जो सरफेस चार्ज है इस पर। टू पाई स्मॉल r1 और ये कर्व सरफेस ले रहे हैं अंदर वाले का 2 पाई स्मॉल r1 और टाइम से पूरा लेंथ है, ये हो गया उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय ये चार्ज तो सरफेस पे है, तो सरफेस पे यहाँ पर इस सरफेस पे है कर्व सरफेस पे, और कर्व सरफेस का एरिया है 2 पाई r1L। तो इधर से हम लिखते हैं E, और ये एरिया कितना आया, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका कर्व सरफेस 2 पाई, वहाँ का रेडियस r था और L, और इधर जो आया है 2 पाई RL चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R1 कैपिटल 2 पाई RL, ये तो खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 टाइम्स L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमें, तो फिर हम यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, इनफैक्ट ये प्रोपोर्शनल है 1 बाय वेट। यहाँ पर जो हमने लिखा Q इनसाइड, ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 पाई RL सिग्मा नॉट, ये 2 पाई RL नहीं होगा ना, ये जो चार्ज हम लिख रहे हैं इनसाइड में वो चार्ज इस गॉसियन सरफेस पे नहीं है, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस हमने R लिया है, ये इनर सरफेस जो है उसका रेडियस लेना पड़ेगा ना, इनर सरफेस जो है उसका इस पर चार्ज हम देख रहे हैं तो उसका रेडियस R स्मॉल r नहीं होगी कैपिटल R1 है। ये कैपिटल R1 हुआ, यहां से कैपिटल R1 हुआ,
और ये स्मॉल आर बच गया और ये स्मॉल r1 यहाँ से और यहाँ से खत्म हो गया और ये स्मॉल r जो बचा वो यहाँ आ गया इधर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA जहाँ पॉजिटिव है माइनस VB। E डॉट डी आर कहाँ से कहाँ तक जाना है, रेफरेंस से, रेफरेंस B वाला है, B टू A जाना है। अब देखिए E का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और DR का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक DR है, तो E वाला डिस्टेंस जो है सो DR है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये हम लिखेंगे माइनस EDR, दोनों सेम डायरेक्शन में है, B टू A। वैल्यू लिखते हैं, E का वैल्यू आया है यहाँ पर, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, अंदर में 1 बाय R बचा dr। B का वैल्यू लिखते हैं, B कितना है, ये R का वैल्यू, B मतलब कि बाहर वाला R2 है, ये मतलब अंदर वाला R1 है, तो Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। इसका इंटीग्रेशन करते हुए ln R होता है, लिमिट रखते हैं R2 R1, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln, पहले R1 लिखते हैं फिर माइनस देते हैं, R2 लिखते हैं और ये माइनस भूलते चलेगा, फिर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस क्या करेगा, इसको उलट देगा, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 माइनस ln R1, और ये ln R2 बाय ln R1 जो है उसको हम लिख सकते हैं ln R2 बाय R1। अब देखिए R2 बाय R1 एक से ज़्यादा है तो उसका लॉग पॉजिटिव नंबर होगा, एक से कम का लॉग निगेटिव नंबर होता है। तो ये हमारे पोटेंशियल मिल गया। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, C इक्वल टू Q बाय V, Q V की जगह पर ये है Q टाइम्स ln R2 बाय R1, और ये वाला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक L भी भूल गए नहीं पर, ये L यहाँ पे L है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय R2 माइनस R2 नहीं, ln R2 बाय R1। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। तो फाइनली जो कैपेसिटेंस आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय ln R2 बाय R1। तो देखिए इस तरह से ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। जो सिलेंड्रिकल है तो देखिए उसका फॉर्म कैसे आ रहा है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल है, इसके पहले दिखाए थे, और स्फेरिकल था तो अलग फॉर्म था, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है यदि वो पैरेलल प्लेट में हो तो ये रहे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स और उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो स्फेरिकल केस में स्फेरिकल है तो इसके केस में जो है एक तो L देना पड़ेगा, ये पैरामीटर हाइट कितना है स्फेरिकल कैपेसिटर का, और अंदर और बाहर का जो रेडियस है R1 और R2 ये दोनों दिया हुआ है। तो C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय ln R2 बाय R1। इसके पहले दिखाए थे कि स्फेरिकल केस में ये था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। R1 इनर स्फीयर का रेडियस है और R2 आउटर स्फीयर का रेडियस है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अभी तो हमने एक कैपेसिटर लिया और उसका कैपेसिटेंस निकाले। यूजुअली जो कैपेसिटर सर्किट्स में रहते हैं वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं, और एक कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकते हैं, एक सीरीज में हो सकते हैं और एक पैरेलल हो सकते हैं। तो हम उसकी बात करें तो देखिए सीरीज में यदि है तो क्या होता है कि एक कैपेसिटर ये हमारा हुआ, दूसरा कैपेसिटर ये हमारा हुआ, अभी दो ही लेते हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इसके तार से कनेक्टेड है। जरूरी नहीं कि तार से कनेक्टेड, अभी यहाँ समझाने के लिए हम आपको दिखा दें। तो ये जो है सो प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चलेगा
जाएगा यहाँ पर चार्ज आ जाएगा माइनस Q, इस पर चार्ज हो गया माइनस Q। ये इंड्यूस करेगा चार्ज इसमें, यहां हो जाएगा प्लस, और A प्लस जो है सो देखिए इस तार के साथ कनेक्टेड है, राइट। इसका अपना कुछ भी नहीं होगा, मैंने यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो जीरो होना होगा। ये प्लस आ गया है तो ये माइनस अपने आप आ जाएगा, ताकि इस प्लेट पर जो है चार्ज कितना हो गया, जीरो। क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है इसलिए इसको चार्ज देने वाला कोई नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज इस पर जीरो होना पड़ेगा। और उसके बाद माइनस है तो फिर प्लस आ गया। देखिए बैटरी ने जो चार्ज दिया था यहाँ माइनस Q, वो इधर से निकल आया, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन कहते हैं किसको, इन इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन इधर से जितना दिया वो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट लेते हैं ड्यू टू ट्रेडिशन। लोगों ने शुरू में सोचा था कि करंट जो है सो पॉजिटिव चार्ज फ्लो की वजह से होता है, बाद में पता चला है कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता, जो चार्ज चलता है वो इलेक्ट्रॉन है, और तब तक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लिया था, इसलिए ये सारा कंफ्यूजन है। तो इधर से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली जो हमने बताया था वो इलेक्ट्रॉन के लिए केस होता है, लेकिन मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इधर से चला, इस पर पॉजिटिव हो गया, इसने इसको निगेटिव कर दिया। क्यों निगेटिव किया, पहले बताया कि यहाँ पे इसके अंदर में एक कंडक्टर है, इसके अंदर फील्ड को जीरो करना है। तो फील्ड जीरो करने का तरीका ये है कि इसके पास एक और कंडक्टर आ गया तो इसको इंड्यूस कर देगा निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे फील्ड जीरो कर देंगे, दोनों मिलकर यहाँ पे फील्ड जीरो कर देंगे। और एक इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो फिर इस पर जो चार्ज आएगा वो प्लस आएगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है आपस में और बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी चार्ज देना होता है बैटरी देती है, इसको बैटरी देने वाला नहीं है, ये इंड्यूस्ड की वजह से है, तो दोनों मिला के जीरो हो जाएगा। तो ये चार्ज Q, ये माइनस Q, ये Q, ये माइनस Q, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया यहाँ पर, तो हमें इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी पता चल जाएगा। इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक में कितना आया, Q/C, Q इक्वल टू C भी है, राइट। तो V इक्वल टू Q/C, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q/C, C कितना है, C1 है। और यहाँ पर V2 सेम Q/C2। हमें चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इसको हटा देते हैं और हम इसके बदले एक तो कैपेसिटर लगा देते हैं। वो कैपेसिटर बिल्कुल वही करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहा है, वो Q चार्ज ड्रॉ करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो है, देखिए यहाँ पर जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है, वही यहाँ इसके बीच में भी रहेगा, उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा जितना ही कर रहा है। ये दोनों मिलकर भी Q चार्ज बैटरी से ड्रॉ कर रहा है, ये भी Q चार्ज ड्रॉ करेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, वोल्टेज क्या है, Q/C, C इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, ये जो C है इसको C इक्विवेलेंट कहते हैं। तो भी देखिए यहाँ पर जो भी आया कितना आया, यहाँ पर जो भी है, ये जो बैटरी का भी है, आधा इसने खर्चा किया, आधा नहीं, एक पार्ट इसने खर्चा किया और बाकी का पार्ट इसने खर्चा किया। तो आया था Q/C1 प्लस Q/C2। इसके टर्म में देख लें तो लिख सकते हैं 1 और 2 से, Q/C1 C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2। तो आया 1 C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये दो के लिए है, लेकिन ये हमेशा हर किसी के लिए काम करेगा। यदि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, वो सीरीज में हैं, तो 1/C आई यहाँ लिख दिया, I इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, कितना है सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर ये फार्मूला आ गया हमारा सीरीज में। सीरीज के लिए हमें किसको सम करना है, उसका रेसिप्रोकल को, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ए इक्वल होगा 1/C इक्विवेलेंट का। यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो डायमेंशन सही नहीं रहेगा। तो ये फार्मूला आ गया हमारा कॉम्बिनेशन में
सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखिए, एक इधर लिए, एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट ये हुआ, तो एक C1 बन गया, ये एक कैपेसिटर 1 हुआ, दूसरा इधर लेते हैं, और ये दोनों का एक प्लेट जो है सो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दोनों का एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में और दोनों का दूसरा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। तो ये क्या है, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में जो कॉम्बिनेशन था वो क्या था, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, वन, इसका ये दो प्लेट है, ये प्लेट इसके साथ जुड़ा और ये प्लेट इधर जाके जुड़ा है, मतलब एक के बाद एक स्टैक करके रखिए तो वो सीरीज में है। जैसे किताबें हम अलमारी में रखते हैं, एक के बाद एक रखते चले जाते हैं एक रो में, तो एक रो में जितने भी हैं वो सारे सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में जो है क्यू कॉमन है, सभी कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहता है, भी डिफरेंट होता है, वही भी डिफरेंट निकालें और उसको ऐड किए तो हमारा बैटरी का भी आ गया। तो ये होता है सीरीज में। पैरेलल में इसका ठीक उल्टा होता है। पैरेलल में देखिए, इसका ये एक्रोस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वही भी, इसके एक्रोस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वही भी। तो पैरेलल में जो है भी जो है वो कॉमन होता है और चार्ज वो डिफरेंट हो जाएगा। तो चार्ज देखते हैं, यहां पर इधर से गया, कुछ चार्ज इस पर चला गया Q1, कुछ चार्ज इस पर चला गया Q माइनस Q1। यहां से जो चार्ज जा रहा है Q1, ये ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, तो करंट को दिखाते हैं, लेकिन मान लीजिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो कोई पर्टिकुलर टाइम t में, डेल्टा t में कितना चार्ज फ्लो करेगा, I टाइम्स डेल्टा t, वो वही चार्ज है। तो डायरेक्शन नहीं दिखाते, करंट को यूजुअली दिखाते हैं। यहाँ से इसने जो ड्रॉ किया करंट चार्ज वो Q है इन सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो Q1 इधर गया, इस पर आ गया, और बाकी जो बचा सो इस पर आ गया। ये Q1 है तो यहाँ पे इंड्यूस करेगा माइनस Q1, ये Q माइनस Q1 है तो इस पर इंड्यूस करेगा सेम लेकिन ऑपोजिट पोलरिटी का यहाँ पर। अब देखिए इधर से जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है, ये दोनों को ऐड करके देखिए, ये प्लस Q1 माइनस Q नहीं, ये कितना हुआ देखिए, ये माइनस Q प्लस Q1 और ये माइनस Q1, टोटल माइनस Q। जितना चार्ज इधर से गया उतना ही चार्ज बैटरी के पास वापस चला गया। ऐसा ही होता है, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट वापस जाता है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो करंट है वो चार्ज बन गया। तो हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। ये C1 है, ये C2 है। चार्ज कितना हुआ Q1, C1 भी यही, ये तो डेफिनेशन से स्टार्ट आया था, जब शुरू में ही बताए थे कि ये कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस होता है Q बाई V। तो यहाँ से आ गया हमारा Q इक्वल टू C भी। तो इस पर चार्ज कितना है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है टाइम्स इसका कैपेसिटेंस। यहाँ पर कितना चार्ज है Q माइनस Q1, C2, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी है, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आया, Q इक्वल टू C1 प्लस C2 भी। इसके इक्विवेलेंट यदि हमें बैटरी चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेम बैटरी रखे हुए हैं V वाला, और बोलते हैं ये दोनों को हटा के एक हम कैपेसिटर रख देंगे, जस्ट एक कैपेसिटर हम रखेंगे, तो ये भी उतना ही करंट ड्रॉ करेगा, चार्ज ड्रॉ करेगा Q, यही लो Q जो है सो यहाँ से आएगा। ये दोनों ने मिलकर कितने से ड्रॉ किया चार्ज Q, ये अकेले दोनों Q चार्ज ड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर Q कितना हो गया C, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, सेम बैटरी लगाए हैं। ये दोनों को देखिए और देखिए क्या दिखता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2। एक से ज़्यादा रहता है तो सब ऐड कर देते हैं, I इक्वल टू 1 2। तो ये कैपेसिटर हुआ, कैपेसिटेंस हुआ पैरेलल में जस्ट ऐड हो जाता है, और सीरीज में उसका रेसिप्रोकल जो है वो ऐड हो जाता है। जो भी क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिलाकर आएंगे।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बताएंगे कि कैपेसिटर में जो चार्ज होते हैं, जो एनर्जी है वो कितना है, दोनों प्लेट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कितना है, डायरेक्टिव रखेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो को काफ़ी लंबा हो जाता है। थैंक यू।